बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ इशालत और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर नाज़रीन। आपको पता है कि हम आगाज़ में एक दिलचस्प खबर आपके साथ शेयर करते हैं, तो एक मज़ेदार और हैरानकुन खबर आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। वो ये कि एक ऐसा कैलेंडर है आईफोन का, जो बल्कि आईफोन का जो कैलेंडर है उसमें से एक ऐसा साल है जिसमें से 10 दिन गायब हैं। ये बहुत ही हैरानकुन खबर और इसके अंदर से 10 दिन गायब हैं। और ये आईफोन सार्फिन ने देखकर हैरानगी का इजहार किया कि आईफोन के कैलेंडर में जो सन 1582 है, इसके अंदर से 10 दिन गायब है अक्टूबर के महीने के अंदर। अच्छा, उसकी वजह यह है क्योंकि आप देखते हैं कि जो कैलेंडर है आम, उसके अंदर 365 दिन होते हैं, जुलियन कैलेंडर जो है, और 6 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे पर मोहित होता है। लेकिन अगर हम असल शमसी साल को देखें तो तकरीबन 11 मिनट तवील था। इसलिए सदियों के दौरान ये फ़र्क जो है ना वो बढ़ता गया, और मौसम के साथ कैलेंडर को जो हम आहंगी मुतासिर होने लगी उसकी, क्योंकि 11-11 मिनट अगर हर साल बढ़ता चला गया तो उसके बाद आप देखें कितना डिफरेंस आ गया होगा। फिर पॉप ने ये फैसला किया कि हमने इसको बराबर लाना है जुलियन कैलेंडर के, गैप को फिल करने के लिए उन्हें 10 दिन का गैप जो बन रहा था 10 दिन नहीं उड़ा दिए। अच्छा, मैंने जब ये खबर देखी तो मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने फिर इसको क्रॉस चेक किया। अच्छा जुनेद, मैंने फ़ोन निकाल के स्पेशली मैंने कैलेंडर निकाला, और कैलेंडर के अंदर से जेन्युइनली 1 से 4 के बाद डायरेक्ट 15 का हिंसा शुरू हो जाता है। मतलब 1 से 4 और उसके बाद डायरेक्ट 15। मतलब आप सोचें। और ये जो आप स्क्रीनशॉट दिखा रही हैं, ये स्क्रीन पर नाज़रीन को नजर भी आ रहा है, और ये फैक्ट है। आप अपने अपने आईफोन्स पर कैलेंडर में जाके 1582 का सन देख सकते हैं और चेक कर लेते हैं। देखिए जी, हम और ख़ास तौर पे इशाल ने आप तक सही खबर पहुंचाने के लिए एक वक्त निकाला और उसकी तस्दीक की है। तो एक दिलचस्प खबर थी बहरहाल। और ये आपको देखने के बाद हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एक गैप आ रहा था जुलियन कैलेंडर के अंदर, उस गैप को फिल करने के लिए, उन 10 दिनों को फिल करने के लिए उन्होंने 10 दिन उड़ा दिए, ताकि कैलेंडर जो है उसमें जो तवील एक फासला गैप आ रहा था उसको फिल किया जा सकता। हाँ, तो 11 सदियों के दौरान ये फ़र्क बढ़ता गया और मौसमों के साथ कैलेंडर की हम आहंगी भी मुतासर होने लगी। तो फाइनली इसका हल ये तलाश किया गया कि 10 दिनों को गायब कर दिया जाए, ताकि इस गैप को भी फिल किया जा सके और आइंदा ये जो कन्फ्यूजन चल रही थी उसको दूर किया जा सके। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर हर साल का एक दिन कम कर देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। इकट्ठी 10 तारीखें उड़ाने के बाद उन्होंने जोर का झटका एक साथ ही देती है ना, ताकि कन्फ्यूजन जाती रहे। बार बार हर साल उनको हो सकता है कि वो याद ना रहता कि एक दिन कम करना है। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं अपनी टॉप 5 स्टोरीज की तरफ। तो आज हमारी पहली स्टोरी होगी पाकिस्तान की खबर है जी। शुरू में 3 T20 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 37 रन से हरा दिया है, और यकीनी तौर पर एक बड़ी जीत जो कि पाकिस्तान ने हासिल की। तो फाइनली अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान ने जीत से आगाज़ किया। उम्मीद करते हैं तसलसल बरकरार रहेगा। तो इसके बाद नाज़रीन बात करेंगे अपने गज़ा के बहन भाइयों की। इस्राइल गज़ा में जारी वहशियाना हमलों के बायस आलमी तन्हाई का शिकार हो गया है। अमरीकी अखबार का ये दावा है, और हम जिस तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे थे मुसलसल, मुस्लिम उम्मा की भी, आलमी दुनिया की भी, आलमी ताकतों की भी, तो अब फाइनली फोकस हो चुका है नेतन्याहू की तरफ, और जल्द ही उसका अंजाम करीब आता दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको बताएंगे महकमा मौसमियात की बारिश और तेज़ हवाओं से मुतालिक पेशगोई। आज से तेज़ हवाओं के साथ बारिश के इम्कानात हैं। गो कि गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, लेकिन इसके अंदर खुशखबरी भी मौजूद है। बिल्कुल। और आज के प्रोग्राम में नाज़रीन आपको ये भी बताएंगे कि नौकरी या फिर कारोबार, कामयाबी किस में है। कम सरमाए से कामयाब कारोबार का आगाज़ कैसे करें, ये सवाल होता है लगभग हर स्टूडेंट का, हर नौजवान का, हर यूथ में शामिल शख्स का, कि वो अपने फ्यूचर को लेके क्या फ़ैसला करे। बहुत से लोग होते हैं जो जॉब्स के हक़ में होते हैं, बहुत से लोगों की राय होती है कि बिज़नेस ठीक है, अपना कारोबार ठीक है, लेकिन सही क्या है, आपके लिए बेहतर क्या है, और किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए अपने फ्यूचर को प्लान करने से पहले, इस पर आज तफसील से बात होगी। उसके बाद आपको बताएंगे क्योंकि हर माँ के लिए, हर औरत के लिए माँ बनना एक खुशी का मौजूद होता है, लेकिन इसके अंदर अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं तो उनसे किस तरह से निपटा जाए। एक टॉपिक प्रेगनेंसी है क्या, और खामोश खतरा क्यों कहलाया जाता है, इससे एक औरत की जान को खतरा किस तरह से लाहक हो सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, इनकी पेचीदगियों पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त टेस्ट सीरीज जारी है, 3 मैचेस पर मुश्तमिल है, T20 मैचेस की सीरीज, और इसके अंदर जिस
तरह से पाकिस्तान ने मैदान मार लिया है, और हम ये तवक्को कर रहे थे कि जो बांग्लादेश टीम है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, या उनकी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तजुर्बाकार नहीं है, इसलिए पाकिस्तान को एज हासिल और होम ग्राउंड का भी एज हासिल है। तो कितना फ़ायदा उठाया गया है। हमारे साथ अहमद नजीब सख्ती 37 रन से हराया जी। जी हाँ, अमर हमारे साथ मौजूद है। अमर, आपको वेलकम कहेंगे। अमर, 37 रन से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दी और फातिहाना आगाज़ किया। कितने पुरुमीद हमें रहना चाहिए कि ये तसलसल जारी रहेगा, और बैलेंस दिखाई दिया पाकिस्तान का स्क्वाड हो या बांग्लादेश का? कांटेदार मुकाबला इसे कहेंगे? कांटेदार मुकाबला तो नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने एक अच्छी विक्ट्री हासिल की है। पाकिस्तान का स्क्वाड ही बैलेंस नहीं था पाकिस्तान का, और 11-20 में से बैलेंस करने में मुश्किल हो रही है पाकिस्तान को। लेकिन सामने पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसका बहुत बड़ा पॉजिटिव मैं कहूंगा, क्योंकि पहले हमें क्या होता था कि ऊपर से बड़े साल हम ये होता था कि ऊपर वाले बैट्समैन इतना टाइम लेते थे कि नीचे वाले बल्लेबाजों के लिए टाइम नहीं होता था, यानी कि उनके पास आने के उतने वो बॉल्स नहीं होते थे कि वो आके उनको एब्जॉर्ब करके शॉट्स खेल सके। आज फ्रॉम द बॉल वन हमें पॉजिटिव एटीट्यूड नजर आया। हालांकि हमने 2 विकेट अर्ली खो दिए, लेकिन हर बैट्समैन आ रहा था, वो अपना चिप इन कर रहा था, पार्ट प्ले कर रहा था, और यानी कि वो स्कोर कर रहा था। ऐसा नहीं कि एक बैट्समैन ने बहुत ही ज्यादा स्कोर कर दिया, बाकी ने बिल्कुल नहीं किया। तो सबने अपना एफर्ट पुट किया। जिस तरह टी20 क्रिकेट खेली जाती है, फ्रॉम द बॉल वन अटैकिंग क्रिकेट खेली, और आपने 200 बोर्ड पे लगाया, जिसकी वजह से आप अपनी कमजोर बॉलिंग के बावजूद भी आपने बांग्लादेश को रिस्ट्रिक्ट कर लिया। हालांकि ऑपोजिशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी। अच्छा, ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं थी, इसका भी तो फायदा हमें हासिल हुआ ना, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि बांग्लादेश टीम के साथ पाकिस्तान का जो टाकरा हुआ वो इतना कांटेदार नहीं था, उसकी वजह उनकी टीम इतनी स्ट्रांग टीम नहीं थी। क्या वजह थी? पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर गए, इसलिए अपने वो खिलाड़ी नहीं लाए जो बहुत मजे हुए खिलाड़ी थे, एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे, कुछ नए खिलाड़ियों को उन्होंने इसके अंदर शामिल किया। तो क्या यही वजह समझी जा सकती है कि पाकिस्तान टीम को पिछली बार की तरह उन्होंने थोड़ा हल्का ले लिया? नहीं, हल्का तो नहीं होगा, लेकिन हर कंट्री ने एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। बांग्लादेश के भी बहुत सारे सीनियर प्लेयर जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिटायर हो रहे हैं, या वो किसी एक फॉर्मेट स्पेसिफिक हो रहे हैं। जैसे कि अब तमीम इकबाल नहीं है, उनके प्लेयर नहीं है, मुशफिक रहीम नहीं है, उसके साथ में इनके पास फास्ट बॉलिंग में जो है वो तस्कीन अहमद नहीं है, तो और उनके बॉलर शायद वो नहीं है। लेकिन ये है कि बांग्लादेश में ये जरूर उसके लिए वर्ड यूज करूंगा कि बांग्लादेश की जो साइड है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये डेंजरस साइड है। अगर हम इनको थोड़ा सा भी हल्का लेंगे, कल का जो मैच है वैसे तो वो हमें वन साइडेड सा दिखा है, लेकिन अगर 1 से 2 पार्टनरशिप उनकी लग जाती तो पाकिस्तान को ये मैच या तो पाकिस्तान के आ जाते। अच्छा, आपके ख्याल में अमर कितने नंबर देंगे कप्तानी को? हम अगर मुवाजना करें, सलमान अली आका ने 56 बनाए हैं, नायब कप्तान शादाब ने 48 बनाए हैं, तो ये जो लीड करने वाले प्लेयर्स होते हैं, अगर वो खुद भी परफॉर्म करें, उससे टीम का ओवरऑल मोराल कितना अप होता है, परफॉर्मेंस कितनी बेहतर हो जाती है? देखिए, कल के मैच के हिसाब से अगर बात करें तो दोनों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया। सलमान अली आगा ने स्पेशली सबसे मुश्किल वक्त में जब फौरन से 2 विकेट्स गिर गए थे, तो उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से कुछ ओवर्स, 1-2 ओवर प्रेशर को एब्जॉर्ब करके फिर अटैकिंग क्रिकेट खेली, शॉट्स खेले ताकि वो प्रेशर जल्दी खत्म हो। और फिर शादाब ने भी नीचे से आके 1-2 ओवर लिए। अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट आप नोट कीजिएगा, शादाब की पहले 5-10 गेंदों में वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, उसे शॉट नहीं लग रहा था, लेकिन जो ही उसने 5-10 गेंदें खेलनी तो फिर उसके शॉट लगना स्टार्ट हुए। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपके जो नीचे नंबरों वालों को भी कुछ गेंदें चाहिए होती हैं, इतनी छोड़नी होती है आपने उन प्लेयर्स के लिए भी गेंदें। तो दोनों की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी कल। और फखर जमान ने सिर्फ 1 रन बनाया, हमने देखा उनके चौके छक्के की बरसात अभी एक तो बनाया, साइम अयूब तो वो भी नहीं बना पाए। पीएसएल के अंदर तो वो की प्लेयर नजर आए और कल नहीं चल सके, क्या वजह? कल असल में एक्चुअली फखर जमान अर्ली ऑन थोड़ा सा ब्लाइंड हो जाते हैं। अगर उनको अब आगे से बॉल अगली लेंथ पे था, स्विंग हो गया बड़ी अच्छी लेंथ से, तो फखर जमान का थोड़ा सा जो है वो स्क्वायर बैट आता है, बाहर से आता है बैट, और वो स्क्वायर आता है, सीधा नहीं आता यूजुअली ना। अच्छा। जिसकी वजह से वो ट्रैप हो गए, बॉलर ने बॉल अच्छा किया, वो आगे। और साइम अयूब जो है ना, वो अभी स्टिल अपनी वो इंजरी के बाद से फ्लो में नहीं आ पाए हैं। बड़े चीप से डिसमिसल, बड़े इजी डिसमिसल हमें होते हैं। कल भी उनको बड़ा एक सॉफ्ट सा डिसमिसल हो गया। तो पाकिस्तान
क्रिकेट बोर्ड उनको स्टिल बैक कर रहा है कि उनको ना परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी उनको बैक कर रहा है, क्योंकि बड़े अच्छे पोटेंशियल प्लेयर है कि अगर वो यूं ही रिदम में आ गए तो वो पाकिस्तान को बड़ा अच्छा पे बैक कर सकते हैं। स्टिल हम वो उस फेज में चल रहे हैं जहां हम साइम को बैक करते हैं। लेकिन फ़खर ज़मान पे तनकीद बहुत हो रही है। कहा ये जा रहा है कि वो जैसे उन्होंने PSL का यूनिफॉर्म उतारा है तो वो पुरानी अपनी फॉर्म में वापस आ गए हैं, वही परफॉर्मेंस हमें दोबारा देखने को मिल रही है। तो इसमें कितनी सदाकत है कि ये PSL की वजह से परफॉर्म कर रहे थे वो, अब जब PSL में परफॉर्म नहीं कर रहे वो, तो दोबारा से हम उनकी परफॉर्मेंस वैसी देख रहे हैं। ये फखर ज़मान है, माखा जट तो है नहीं कि हर मैच में आएगा सब दुश्मनों को गोलियों से उड़ा देगा। तो बात ये है कि फखर ज़मान इज अ वेरी गुड परफॉर्मर। लेकिन होता क्या है कि आप हर इनिंग्स में गलती हो जाती है, सही कह रहे हैं तो क्रिकेट में उतार चढ़ाव चलता रहता है। अच्छा, अब अगले मैच के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, ऐसा क्या करना होगा कि हम इस बर्तरी को आगे भी बरकरार रख सकें, और अगर 2-0 की बर्तरी हो गई तो यकीनी तौर पे सीरीज़ भी हमारे नाम हो जाएगी? मेरा ख्याल ये है कि एक तो बॉलिंग कमजोर थी, पाकिस्तान ने बहुत ही ज्यादा ऑलराउंड ऑप्शन से चले गए थे। अब उनकी बैटिंग क्लिक नहीं, बड़े कंफर्ट जोन में बैठे हैं कि ठीक है। मेरा ख्याल है आपको एक फास्ट बॉलर जो है वो प्रॉपर मैदान में उतारना पड़ेगा, एक और, ताकि आपकी तरह बॉलिंग और बैटिंग के बीच में जो है वो बैलेंस है। आपको फहीम और खुशदिल शाह दोनों को खिलाने की जरूरत नहीं है। अगर इसी तरह का पिच है तो आप किसी एक की चॉइस आपको करना होगी। और मेरा ख्याल ये है कि आप जो ज्यादा इनफॉर्म बैटर है ना उसको पहले मौका दे। तो इसमें बेहतर है कि आप साहिबजादा फरहान से ओपन कराएं। वो किस तरह से 11 में नहीं है, ये समझ से बाहर है, उनको खिलाएं। तो एक तो फरहान को 11 में आना चाहिए। जी अमर, आप कह रहे हैं कि फास्ट बॉलर एक प्रॉपर होना चाहिए, तो यकीनी तौर पे अगर कोई फास्ट बॉलर प्रॉपर होगा तो किसी को निकालना भी पड़ेगा। तो वो कौन हो सकता है जिसको निकाल के फिर उनकी जगह बनेगी? ये आपको जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा ही ऑलराउंड ऑप्शन से चले गए। फहीम अशरफ भी खेल रहे थे, खुशदिल शाह भी आप खेलते हुए दिखाई दिए हैं। सो आपको तो जैसे फॉर एग्जांपल आप मैं कोई बता रहा हूँ, फहीम या खुशदिल शाह में से किसी एक को बिठाना पड़ेगा। तो अगर फहीम अशरफ जो है वो अगर 11 में तो खुशदिल बैठेंगे, या खुशदिल 11 में रख रहे तो फहीम बैठेंगे, इन्हीं की जगह आएगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। अहमद नजीब सती हमारे साथ मौजूद थे। कल पाकिस्तान ने मैच टॉस जीतते हुए फैसला किया था। आज देखते हैं क्या स्ट्रेटजी लेकर पाकिस्तान जो है इस वक्त मैदान में उतरने की स्ट्रेटजी क्या अपनाता है। यकीनी तौर पर हमें ये मोमेंटम कायम रखना होगा ताकि जीत जो है वो यकीनी बनाई जा सके। बिल्कुल। और हमारी वुमेन टीम की एक प्लेयर हैं, उनके एजाज़ से मुतल्लिक आपको बताते हैं। पाकिस्तान की सादिया इकबाल T20 की नंबर 1 बॉलर बन गई हैं जनाब, तो मुबारक हो उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत। ICC ने वुमेन्स T20 प्लेयर्स की रैंकिंग जारी की है, जिसके अंदर पाकिस्तान की सादिया इकबाल ने इंग्लैंड की सूफी एकल्स्टन से बॉलर्स में नंबर 1 पोजीशन छीन ली है। और ICC की जानिब से जारी की गई ये जो T20 प्लेयर्स की रैंकिंग थी, इसके मुताबिक अब पाकिस्तान की जो सादिया इकबाल हैं उनको ये बढ़तरी हासिल है, पहली पोजीशन पर वो अपना कब्जा जमा। और भारत की जो दीप्ति शर्मा है उनका दूसरा है, ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सिंदरलैंड की तीसरा उनका नंबर है। वुमेन्स T20 बैटिंग के टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी बैटर इसमें शामिल नहीं है, लेकिन फाइनली हमारी जो बॉलर हैं वो इसमें पहुंच चुकी हैं। और नंबर 1 पे जब आप बराजमान हैं तो फिर हमारी तरफ से मुबारकबाद तो बनती है। तो इसी तरह से मेहनत करती रहिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहिए। हम एक ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज पे बात होगी हमारे। नाज़रीन वेलकम बैक। बात कर लेते हैं गजा के बहन भाइयों की। अमरीकी अखबार ने एक बड़ा इंकशाफ कर दिया है, और वो ये कि गजा पर मुसलसल जाहिरियत ने इसराइल को तनहा कर दिया। और रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि जंग के 17 माह बाद इसराइल जंगबंदी पर तैयार नहीं है। अमरीकी अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल गजा में मुसलसल वहशियाना हमलों के बायस आलमी तन्हाई का शिकार होता जा रहा है। तमाम दुनिया उंगलियां उठाना शुरू हो गई, आवाज़ उठाना शुरू हो गई है। तो 17 माह गुजर चुके हैं इस तमाम तर वहशियाना तशद्दुद को। हमारे साथ मौजूद है अहमद अब्बास मक्सी साहब, माहिर आलमी अमूर। उन्हीं से राय लेते हैं कि किस हद तक बढ़ रहा है। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। बहुत शुक्रिया। अमन साहब, यकीनी तौर पर इस वक्त प्रेशर तो है इसराइल के ऊपर, और मगरबी दुनिया इस वक्त आवाज़ बुलंद कर रही है। और जो मुजालिम हो रहे हैं, जिस तरह का वहशियाना सलूक किया जा रहा है, वहाँ पर जो निहत्ते फ़लस्तीनी हैं, कल ही की खबर के अंदर उनको इमदाद लेते हुए भूखे और प्यासे और निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। उनके ऊपर खुली फायरिंग इसराइल की जानिब से की गई है। जिस दबाव की हम बात कर रहे हैं, अगर वो मगरबी दुनिया दबाव डाल रही है और यकीनी तौर पर उस दबाव से इसराइल आइसोलेट हो भी रहा है, तो ये किस तरह के इकदाम हैं कि इमदाद लेते हुए लोगों पर फायरिंग कर दिया जाना, और उसमें भी कई लोग शहीद हो मुजालिम नहीं रुक रहे। जी देखें ना, ये इसराइल ने जो दुनिया के सामने जो जुल्म की तारीख़ रकम की है, शायद ये इंसानी तारीख़ में इस तरह की कोई जो है मिसाल नहीं मिली।
कि निहत्ते बच्चों के साथ, उसमें आप देखें मेडिकल डॉक्टर्स के साथ, इमदाद देने वाले जो वहाँ पे अरकान गए उनके साथ जिस तरीके से उन्होंने जुल्म किया और हट धर्मी करते हुए ये ने कहा कि जो इमदाद तकसीम होगी ये भी हम करेंगे। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इससे बड़ी एक हट धर्मी क्या हो सकती है। और आलमी कवानीन की जिस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई, इंसानी कवानीन की मैं समझता हूँ। और नेतन्याहू ये भी कहता है कि इमदाद में इंसानी हमदर्दी के नाते नहीं दे रहा, अपने दोस्तों के दबाव की वजह से दोस्तों के दबाव की वजह से दे रहा हूँ। ये एक आप समझ लें ना कि एक ऐसी मिसाल है बर्बरियत की, एक वहशियानापन की, जिसमें शायद इंसानियत भी शर्मा रही है आज। ये वो वजह है कि आज आप देखें कि जो उसके साथ खड़े थे कल इसराइल के साथ उसकी सपोर्ट में थे, तो आज वही यूरोपीय यूनियन जो है उनके वज़ीर ख़ारजा खुल के बयान दे रहे हैं कि अभी हमें इसको रिकन्सिडर करना होगा और ये ज़्यादा देर चल नहीं सकता। आज वही जो है वो जर्मनी का चांसलर ये कह रहा है कि हमें अब कोई एक्शन लेना पड़ेगा। वही बरतानिया, वही कनाडा जो है वो खुल के, फ्रांस अब खुल के उनकी स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट लेवल पे यही वजह है कि मगरबी ममालिक हम देख रहे हैं कि आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की आवाज़ एक मुस्लिम ममालिक की तरफ से आनी चाहिए, मुस्लिम उम्मा की तरफ से आनी चाहिए, वो उसमें हम देख रहे हैं कि अभी भी बहुत कमी है। मतलब खुल के आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा देख लिया जाए यूएई के अंदर, कतर के अंदर, या फिर जिस तरह से सऊदी अरब वो गए हैं, तो तमाम मुस्लिम ममालिक, बड़े ममालिक कंसिडर किए जाते हैं जिनको आवाज़ उठानी चाहिए थी। अब इंडोनेशियन सदर जो हैं वो सामने आए और वो कहते हैं कि मशरूत तौर पर वो इसराइल को मानने के लिए तैयार हैं अगर इसराइल जो है वो भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने के लिए तैयार है, उन्हें आज़ाद तस्लीम करने के लिए तैयार है। इस तरह का मौक़िफ़ वाज़े तौर पर तमाम मुस्लिम उम्मा को, तमाम मुस्लिम ममालिक को आप नहीं समझते कि सामने लाना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए? अगर मगरबी ममालिक उठा रहे हैं तो हम कहाँ पर हैं? जी, अगर ये 57 जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अगर ये आवाज़ जिस तरह आप फरमा रही हैं अगर पहले दिन से उठाई जाती, तो शायद आज गज़ा के साथ जो मुसलमान बच्चों और औरतों और मज़लूमीन के साथ जो ये हुआ है, ये इसराइल की जुर्रत ही ना होती इस तरीके से। और यही हमारे जो तेल के बड़ी बड़ी ताकतें हैं, अगर इनके पास जितना एसेट्स और जितना ये अमेरिका के साथ हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स की जिस तरीके से एग्रीमेंट कर रहे हैं, अगर इस चीज़ को यूज़ किया जाता कि आप उस चीज़ को रुकवाएं, तो जो आप बात कर रही थी कि प्रेशर जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, तो ये ज़्यादा अमली तौर पर सामने आता और इसराइल को रोका जा सकता था, क्योंकि जो उसके सरपरस्त हैं अमेरिका है और जो ख़ासकर सबसे बड़ा जो इस वक्त है, तो उसको अगर उसके फाइनेंशियल चीज़ों को लेके, ख़ासकर तेल की पावर को यूज़ करके और जो बाकी उसकी इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से हैं, तो अगर उसको इफ़ेक्टिवली OIC का प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता, तो आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं कि हम शायद आज इस पोजीशन पे और आज इस तरह नोहकना ना होते कि आज UN की सिक्योरिटी काउंसिल में आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे जो एम्बेसडर्स हैं वो रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं कि जो इस वक्त इसराइल ने जुल्म की जो है वहाँ पे बच्चों के साथ, और वहाँ पे आप देखें कि एड वर्कर्स को भी उन्होंने नहीं बख्शा, इससे बचावा नहीं है उसके शर से। अच्छा, ये जो तब्दीली है, ये जो चेंज ओवर है, मकसी साहब, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से पहले भी बात कर रहे थे कि पहले जुल्म में, बर्बरियत में बराबर का शरीक होना, फिर उसके बाद एक लंबे अरसे तक खामोशी रही, तमाशा देखते रहे सब, लेकिन अब फाइनली आवाज़ उठाई जानी शुरू हो चुकी है। ये चेंज ओवर, ये कितना पॉजिटिव है और ये अमल दरामद के लिए कितना, मतलब इसमें टाइम लग जाएगा अभी इस मजालिम को रोकने के लिए, और कितना वक्त दरकार होगा इसमें? जी देखें, जैसे हमने पहले बात की, अगर तो अमेरिका आज ही जिस तरह उसकी पावर है, जैसे उसने पिछले दिनों पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एक बड़ा फैसला कौन किरदार अदा किया, और जिस तरीके से आपने देखा कि फौरी तौर पर अमल भी उसके ऊपर हो गया, तो इसी तरीके से अगर वहाँ पे इसराइल को भी इसी तरीके से वो अगर आज ही एक ठीक ठाक झटके से अगर कह देता है, तो ये चीज़ आज ही रुक जाएगी। लेकिन इसके पीछे जो चेंज ओवर जिस तरह आप बात कर रहे हैं, उसके पीछे एक सिविल सोसाइटी का भी प्रेशर है। अगर आप देखें कि 300 के करीब जो है वो फ्रांसीसी जो लैंग्वेज के जो एकेडमिया थे और उनके जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जिसमें इवन नोबल लॉरियट्स शामिल थे, उन्होंने भी एक ओपन लेटर्स लिखा दुनिया के सामने, इसको एक्सपोज किया जो इजरायली जो बर्बरियत है। इसी तरीके से हमने देखा कि वहाँ पे बरतानिया और आयरलैंड के भी कोई 350 के करीब जो उनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं लिटरेचर के, उनके आर्ट के, उनके सिविल सोसाइटी के, इन्होंने भी एक ओपन लेटर लिखा। तो आहिस्ता आहिस्ता जो ये जो
मगरबी ममालिक जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनके अंदर सोसाइटी से भी बहुत बड़ा प्रेशर आया अपनी गवर्नमेंट्स के प्रेशर ऊपर। तो है, नेतन्याहू के ऊपर भी काफी प्रेशर है, इसराइल के अंदर भी भारत जेल को वहाँ पे भी उन्होंने कहा, वो शख्स तन्हाई का शिकार होने के बावजूद, जंगी जराइम का मुर्तकिब होने के बावजूद दिन ब दिन उसकी जुल्म में, बर्बरियत में, जाहिरियत में इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन वो अपनी सीट से उतरा वो फांसी के तख्ते पे चढ़ेगा। तो इस तरह का शख्स, बुखलाया हुआ शख्स, और ये सोच भी वही है जो नरेंद्र मोदी की है, वो भी ग्रेटर इसराइल की बात करते हैं और उधर वो भी अखंड भारत की बात करते हैं। तो ये जो आइडियोलॉजी है ये कितनी खतरनाक है, इसके ऊपर वक्त ज़ाया किए बगैर दुनिया को इसकी गिरफ्त, इसके खिलाफ मजबूत करने की कितनी ज़रूरत है, वरना पूरी दुनिया इसके शर का शिकार होगी। बिल्कुल आप सही बजा फरमा रहे हैं कि ये इस तरह की जो सोच का बंदा है और जो इस तरह की सोच होती है वो जब हुकूमती लेवल पर जाती है तो बहुत ही ख़तरनाक तरीका अख्तियार करती है, क्योंकि इसमें बहुत ही इंसानी जानों का जो है ना इसमें बहुत बड़ा ज़िया होता है। और उसमें आप देखें कि अब जो गज़ा में अगर हम देखते हैं कि 2 मिलियन से ज़्यादा लोग इस वक्त बराह रास्त जो है इसका शिकार हैं, बच्चे, बूढ़े, और इस वक्त हम देख रहे थे, मैं फिगर आ चेक कि 55,000 के करीब जो है अफराद जो है वो मुख्तलिफ, जो इनमें बच्चे हैं, औरतें हैं, जो है वो जब से ये अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड वो बेचारे शहीद हो चुके हैं। तो सिलसिला कुर्बानियों का सिलसिला चलता है, और जब भी इस तरह के ज़ालिम हुक्मरान आए हैं, हमें देख रहे तारीख़ का ये सबक है, क्योंकि आज भी अगर हमें सलाम पेश करना है तो उन फ़लस्तीनियों को सलाम पेश करना है कि इतनी बड़ी बर्बरियत और इतने बड़े जुल्म के बावजूद वो इसराइल सरेंडर आज भी वो नहीं कर रहे। आज भी अब देखें ना कि उसने इमदाद को भी अपने हाथ में कंट्रोल करके वो कहता है कि जी हम इसके जरिए बार बार हम इस सारे जंगो जदल के पीछे भी हम समझते हैं कि अमेरिका का ही हाथ है, और फिर हम ये भी समझते हैं कि अगर सालसी होनी है, अगर ये जंग बंदी होनी है तो उसके पीछे भी अमेरिका का ही हाथ होगा, क्योंकि सुपर पावर है। और वही सपोर्ट भी अगर हम देखें तो सारी सपोर्ट जो है वो भी वहीं से, हथियारों की हो गई, वैसे फाइनेंशियली हो गई या मॉरली सपोर्ट हो गई, वो भी अमेरिका को, इसराइल को अमेरिका की हासिल है। आप समझते हैं कि अमेरिका इस वक्त संजीदा होकर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को तो अमन का पैगंबर समझा जाता है, उन्हें समझा जाता है कि ये हर जगह पे सालसी और अमन जो है वो चाहते हैं, ये जंग चाहते नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जंग बंदी के लिए कोई इकदाम डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से वाज़े तौर पे देखने को नहीं मिले। आने वाले दिनों में इतना प्रेशर बिल्ट हो जाने के बावजूद अगर अभी तक नहीं हुए तो आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई जंग बंदी के लिए किरदार अपना अदा करें? जी, अभी जो लेटेस्ट आज की हमने देखा है तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि हम ये तवक्को कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ हो, क्योंकि अगर हम देखें तो हमास और इसराइल के दरमियान जो जंगी कैदियों के बारे में भी एक मुआहदा हुआ है, और कुछ चीज़ें ऐसी साथ साथ चल रही हैं। जैसे अगर हम देखें कि इस वक्त ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये उम्मीद का इजहार किया है कि आने वाले हफ्तों में हम एक पीस डील ईरान के साथ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि वही इसराइल जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ जो है वो स्टेटमेंट्स भी दे रहा है कि हम इसको जो है अटैक करेंगे और इस तरह करें, ताकि एक प्रेशर, क्योंकि इसराइल को इस बात का पता है कि अगर ये वाली इस तरीके से चीज़ें चली तो इसराइल एक कॉर्नर पे होने जा रहा है, क्योंकि ना सिर्फ दुनिया में उसका जो बारबैरिक फेस है वो एक्सपोज हो चुका है, प्लस ये जो अगर ईरान और इसको अमेरिका के दरमियान डील हो जाती है तो साफ ज़ाहिर बहुत बड़ा झटका होगा, सॉफ्ट कॉर्नर जो बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मकसद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और कुछ पॉजिटिव चेंजेस खत्े में रुनमा हो रही हैं जो इसराइल के लिए तबाहकुन हो सकती हैं, और यकीनी तौर पे वो इस वक्त आलमी तौर पे तन्हाई का शिकार भी हो चुका है। बिल्कुल, और हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मरीख पर जाने का जो ख्वाब था वो चकनाचूर हुआ है एलन मस्क का। उन्होंने स्टारशिप दौरान परवाज़ उनका जो उन्होंने भेजा था वो फट चुका है। एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी के स्टारशिप रॉकेट की नवी आजमाइशी परवाज़ थी जनाब ये, और 9 बार वो नाकाम हो चुके हैं, और इस बार जो उनकी स्टारशिप कंपनी का रॉकेट था वो आपको पता है रास्ते में ही फट गया है। तो क्या फ़ायदा हुआ इतनी इन्वेस्टमेंट का, आपने लंबे चौड़े प्लान्स बनाए हुए थे, तो मेरे ख्याल में लेकिन वो स्पेस में जाने का ख्वाब खत्म नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे आप आवाम के ऊपर खर्च कर रहे हैं, इतना आपके पास पैसा है। चलें बार कोशिश अच्छी थी लेकिन चलें फिर सही दोबारा। अच्छा, वो वहाँ पर टाइम से पहले ही पहुँच गया, जो वक्त मुकर्रर था स्टारशिप रॉकेट जो था उनका, वो वक्त से पहले वहाँ पर पहुँच गया और उसके बाद वो फट गया, तो यकीनी तौर पर एक मायूसी का शिकार हुए होंगे। नवी कोशिश थी जी, नौवीं ये कोशिश थी, तहम बदकिस्मती से इस बार भी रॉकेट अपने हदफ तक ना पहुँच सका। तो स्टारशिप रॉकेट ने परवाज़ के 30 मिनट के बाद ही खला में अपना जो कंट्रोल है वो खो दिया, और तयशुदा जो वक्त था उससे पहले ही ये रॉकेट फ़ज़ा में दाखिल हुआ, जिसके बाद रॉकेट बहरे हिंद में फट गया, जिसके मनाजिर आपने देखे हैं। तो हम हमदर्दी का इज़हार करते हैं एलन मस्क साहब के साथ। कोशिश और हम कहते हैं कि 10वीं जरूर कीजिएगा, एक और कोशिश कीजिएगा, लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि जो आप बार बार कोशिश कर रहे हैं मरीख पर पहुँचने की, इससे बेहतर है कि यहीं पर लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनने में अपना किरदार अदा करें। अल्लाह ताला ने आपको वसाइल दिया। बिल्कुल जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, दीगर अहम इश्यूज अभी बाकी हैं, स्टे विद अस।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और अभी हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीरिस्तान के बच्चे जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है जनाब। और एक बार फिर से एक बार फिर से रिकॉर्ड बना डाला है। ये कम उम्र मार्शल आर्ट्स सुफियान मसूद हैं और अदनान हैं जिन्होंने फ्रॉग जंप का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इनको 20 जंप्स लगाने का रिकॉर्ड दिया गया था लेकिन इन्होंने 47 जंप्स लगाए। अगर ये चैलेंज आपको दिया जाए आप पूरा कर लेंगे? मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, मेरी कैपेसिटी नहीं है डड्डू की तरह जंप करने की। इतनी मतलब बुजुर्ग नहीं हुई तो नहीं मतलब वो जंप करना मुश्किल है जुनैद, आप कर सकते हैं। इरफान से हम कोशिश करते हैं ना, आप खुद कर सकते हैं। हम सुफियान से अच्छा आप बात बोल करके जुनैद कि आपको सिखाते हैं। खैर आप दोनों को वेलकम कहते हैं जी हमारे साथ मौजूद नाज़रीन। सुफियान और अदनान, आप दोनों को एक तो पाकिस्तान मॉर्निंग में खुशामदीद कहेंगे और साथ में बहुत बहुत मुबारक हो इस ज़बरदस्त रिकॉर्ड पर। तो ये आइडिया कैसे आया? आपके वालिद ने आपको मशवरा दिया था या खुद से दिल में ख्याल आया कि ये रिकॉर्ड बनाना चाहिए? जी सुफियान पहले आप बताइए कि ये जो फ्रॉग जंप का रिकॉर्ड आपने बनाया है ये आइडिया आपका था या आपके बाबा का था, आपके वालिद का था? आइडिया तो मेरा था। अच्छा तो अच्छा ये फ्रॉग जंप आप बचपन से करते हो? अभी भी बच्चे ही हो बचपन से करते हैं बचपन से बहुत छोटा बचपन होता है ना। सही कह रही हैं आप, लेकिन 1-2 साल 3 साल अच्छा वो मेरे ख्याल में दोनों ना, अब दोनों को हमें थोड़ा सा एंगेज करना पड़ेगा क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही कि हम किससे पूछ रहे हैं। अच्छा इरफान पहले आप बताइए कि ज्यादा अच्छा फ्रॉग जंप आप करते हैं या अदनान करते हैं? मैं करता हूँ। अच्छा आप करते हैं, तो आपने फिर अदनान को भी सिखाया कि कैसे करते हैं। तो कितने दिन लगे इसको सिखाने में? 5 दिन लगे। 5 दिन लगे थे? अरे वाह, सिर्फ 5 दिन में यानी कि सिखा दिया आपने खुद भी और अदनान को भी सिखा दिया। तो ये बताइएगा कि कितने जंप्स कर लेते हैं आप 1 मिनट में या 10-15 मिनट में? और पिछला रिकॉर्ड क्या था जिसको आपने ब्रेक किया, जिस रिकॉर्ड को आपने तोड़ा है, वो कितने जंप्स थे और आपने कितने जंप्स किए इसमें? पिछला तो वो वाला था, वाला चैलेंज था और रिकॉर्ड बस प्राइस था। ये जो अभी हमने तोड़ा है जिसका रिकॉर्ड था 20 था, हमने 47 किया है। अच्छा अदनान आपने कितने फ्रॉग जंप्स किए हैं? यस। अदनान आपने कितने फ्रॉग जंप्स किए हैं आप बताएंगे? यस सर, हमने 1 मिनट में 47 फ्रॉग जंप कर लिए। 1 मिनट में 47। अच्छा तो ये स्कूल भी जाते हो आप? यस सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 2 क्लास में पढ़ते हो। इतने छोटे से बच्चे और 47 फ्रॉग जंप्स लगा लिए आपने। छुट्टियों में क्या करोगे? फ्रॉग जंप्स ही लगाओगे या कुछ और भी सीखोगे? कुछ और भी सीखूंगा। क्या? कुछ और भी सीखूंगा। और क्या सीखोगे? और फाइट सीखूंगा और सीधे जिम्नास्टिक पूरा करूंगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा इरफान आप आगे जाके क्या सीखने वाले हो इन गर्मी की छुट्टियों में? सुफियान आप क्या सीखोगे? मैं पहले फाइट सीखूंगा, उसके बाद जिम्नास्टिक, उसके बाद बॉक्सिंग। और क्या खाने में पसंद है? मुझे तो लाड़मी। क्या पसंद है? लाड़मी। अच्छा तो घर में और कौन कौन है? बड़े भाई बहनें हैं? है। तो उनको भी फ्रॉग जंप सिखाया आप लोगों ने? चलें जी, अदनान और सुफियान आप दोनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। इस तरह से मेहनत करते रहिए, नई नई जो आप गेम्स हैं, जो स्पोर्ट्स है उसके अंदर ना सिर्फ हिस्सा लीजिए बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन कीजिए। तो हमारी तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन ये वो बच्चे हैं जो लगभग हर माह में रिकॉर्ड बना देते हैं और ये रिकॉर्ड हमें इसलिए लग रहा है
कि एक मामूल की बात बन चुकी है, क्योंकि ये एक तसलसल के साथ मुसलसल गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का एक सिलसिला है जो कि जारी रखे हुए हैं। और जिनके वालिद हैं इरफान, वो ना सिर्फ अपने बच्चों को बल्कि इनकी जो क्लब के अंदर इनकी टीम के हिस्से बहुत दर्जनों बच्चे हैं उनको इस तरफ लगा रहे हैं, राग़िब करें, जो कि बहुत बिल्कुल जी। और ये इतना आसान जंप नहीं था, एक बच्चे को दूसरे बच्चे के ऊपर से जंप करके आगे जाना था और यकीनी तौर पर एक मुश्किल टास्क था। 20 का टास्क दिया गया था और उन्होंने 47 जंप्स लगाकर ये रिकॉर्ड कायम किया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों बच्चों का हमारे साथ मौजूद थे। और अब हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बहुत सारे दीगर अहम इश्यूज भी होंगे हमारे साथ, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं और बात कर लेते हैं नौकरी या फिर बिजनेस, एक मुतवाज़न नुक्ता नज़र क्या है। और हमारे बहुत सारे नौजवान लड़के और लड़कियां ये परेशान हो जाते हैं कि उन्हें नौकरी करनी चाहिए, सूटेबल क्या है, या फिर उन्हें बिज़नेस करना चाहिए, और क्या कामयाबी सिर्फ बिज़नेस करने में है या सिर्फ नौकरी करने में है। ये भी एक मिसकंसेप्शन इस हवाले से बन चुकी है। बहुत से सवाल आते हैं जी। सिर्फ और नौकरी पेशा जो लोग हैं वो कामयाब रहते हैं, क्या सच है? हाँ, ये सच है या झूठ है, इसका जवाब तो हम लेते हैं। मोहम्मद इमरान शेख बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं और लाइफ कोच भी हैं, तो आपको शेख साहब वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये बुनियादी सवाल कि क्या बिजनेस या नौकरी, दोनों में से बेहतर क्या है, अफजल क्या है? चलें ये बताइए। अफजल एक्चुअली इसका बहुत सिंपल आंसर है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जो बिजनेस है और जो जॉब है ये आपस में कंपेटिटर्स हैं। एक्चुअली दे आर नॉट कंपेटिटर्स, ये दे आर पार्टनर्स। ये जो जॉब है या बिजनेस है ये लाज़िम मलज़ूम है एक दूसरे के लिए। अगर किसी का बिजनेस है, चल रहा है, अच्छा वो ग्रो कर रहा है, तो उसकी जो बेस लाइन होगी, जो उसकी स्पैन होगी, वो यही होगी कि उसके एम्प्लॉयज़ के स्किल सेट है जो उसके बिजनेस को एम्पावर्ड कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है। अगर इसी तरह एक बिजनेसमैन ने अच्छा एम्पायर स्टार्ट किया तो उसने भी एक स्टार्ट जो है वो उसने जीरो से ही लिया था। पहले उसने अपने स्किल सेट को इन्हेंस किया। जब स्किल सेट को इन्हेंस किया है, प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड किया है, एरिया ऑफ वर्किंग आइडेंटिफाई किया है, उसके बाद उसने बिजनेस को ग्रूम करने के लिए मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स या जो भी वट ही सेलिंग वो लेकर मार्केट में आया। लेकिन उसका बैक स्पाइन जो है वो उसके एम्प्लॉयज़ ही हैं जो उसके स्किल सेट के साथ उसको इन्हेंस करते हैं। तो लेकिन अगर एक बिजनेस में उतरना चाहता है बंदा और वो बिजनेस का आइडिया उसके पास है और वो करना चाहता है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या पहले उसको जॉब करके वो एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए उसी फील्ड के अंदर, या फिर उसको डायरेक्ट ही समंदर में उतर जाना चाहिए, फिर गौते लगें, या फिर सीधा तैरना आ जाए, क्या करना चाहिए? नुकसान उठा के सीखे। एक्चुअली देखें ना, देयर आर 4 स्टेजेस। दुनिया में कोई भी बिजनेस या कोई भी एम्प्लॉय हो तो 4 स्टेजेस हैं उसकी। अच्छा। पहली जो स्टेज है वो है एम्प्लॉय की। ठीक है। कि वेयर दिस इज द कैटेगरी जहां आप किसी के लिए काम करते हैं। यू हैव टू रिपोर्ट समवन, आपका कोई बॉस है, आप उसको पूरी अपनी रिपोर्ट करते हैं, आप माहाना सैलरी लेते हैं, ये पहली कैटेगरी है। जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज एम्प्लॉयर। आप एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बन जाते हैं, जहां पर आप यानी सेल्फ एम्प्लॉयर बन जाते हैं, जहाँ पे आप किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहे होते, आप खुद को रिपोर्ट कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हो जाते हैं। आप कह लें कि आप सेल्फ एम्प्लॉय अपने लिए काम कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि एक शख्स इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो लेकिन उस डॉक्टर का क्लिनिक उसके बगैर नहीं चल सकता, तो वो अपने आप को रिपोर्ट कर रहा होता है, वो अपना बॉस खुद होता है, बट उसका बिजनेस उसकी मरहून मेहनत होता है, उसकी खुद की प्रेजेंस होना। ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ मार्जिन किसमें ज़्यादा है? क्योंकि जॉब में हम देखते हैं कि उसमें भी आपकी तकर्री होती रहती है, आप पोस्टें बदलते रहते हैं, सीनियर से सीनियर होते चले जाते हैं, आपकी सैलरी वेजेस भी बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन बिजनेस तो अगर देखा जाए तो बिजनेस में अगर रिस्क ज़्यादा है तो आपका कमाई का फैक्टर भी तो ज़्यादा है ना, कि अगर आपका ग्रो कर जाएगा तो आप डबल ट्रिपल उससे कमा सकते हैं, सैलरी में उतनी जल्दी वो ग्रोथ नहीं होगी। तो ग्रोथ फैक्टर से अगर हम देखें दोनों साइडों को, तो किसमें ग्रोथ ज़्यादा आप बताएंगे हमें? इसमें मैं कहूँगा जी 3rd स्टेज में